हेलो दोस्तों। आज हम लोग घटना चक्र पब्लिकेशन के अंतर्गत ये भूगोल, भारत का जो भूगोल है उस किताब को या उस बुक को देखेंगे। और ये एक समरी है भूगोल का, भारत का भूगोल, जो भारत के भूगोल के को समराइज करता है, संक्षेप में है। और ये वनडे एग्जाम और भी अदर एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये जो भारत का भूगोल का हम अभी सीरीज चलाएंगे, इसमें पूरा हम भूगोल को कवर करेंगे और खास करके उन टॉपिक को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान्य परिचय में पहले क्षेत्रफल के बारे में भारत के बात किया जा रहा है। तो भारत के बारे में जो सामान्य है, ये स्थल के कुल क्षेत्रफल का 2.4%, अर्थात जो पृथ्वी आपकी है पूरी, अगर इसका पूरा क्षेत्रफल 100% है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पे लगभग 71% वाटर है, बाकी 29% जो है वो आपका भूमि है या स्थल मंडल आप बोल सकते हैं। तो ये जो टोटल 29% है पूरे पृथ्वी का, उसका 24% अर्थात जो पूरे देश हैं, आइलैंड हैं, इन सबको मिला के आप देखें तो भारत जो है केवल 2.4% क्षेत्रफल को घेरे हुए है। नेक्स्ट है 82°30' पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के को निर्धारित करने के लिए किया गया है। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये 82°30' के थ्रू अपने देश का समय मापा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाला जो देशांतर है वो कितना है, 82°30' पूर्वी देशांतर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत आकार क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो अगर आप क्षेत्रफल एरिया वाइज देखते हैं तो भारत का 7th पोजीशन आता है दुनिया में। अगर आप पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो भारत दूसरे नंबर पे आता है। पहले पे आपका आता है चीन। तो क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश है और 2.4% आपको बता दिया गया है। 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर आप करें
तो 17.5% पूरी जो जनसंख्या है उसमें इसका रोल है। मतलब पूरी जनसंख्या जो दुनिया का है, पूरे विश्व का, उसमें 17.5% भारत की जनसंख्या है, जो कि दूसरे नंबर पे आता है भारत। पहले नंबर पे आपका चाइना आता है। 2011 जनगणना, पहली जनगणना जो भारत में 1872 में शायद हुई थी। इसके बाद से 1881 से रेगुलर, अर्थात हर 10 साल पे, 10 ईयर पे जनगणना भारत में हो रही है। जनगणना से ये आपका एक प्रश्न है। 1921 जो है सन, महाविभाजक के रूप में इसे जाना जाता है। महाविभाजक का मतलब ये है कि 1921 में जो जनसंख्या इसके पहले था, 1921 में बहुत ही ज़्यादा भारत की जो 10 की जनसंख्या में वृद्धि हुई थी वो कम मात्रा में हुआ था। भारतवर्ष में गांव की संख्या लगभग, गांव भारत में 2011 की जनगणना के हिसाब से 6,40,930 है। चलिए इसे देख लिया जाए। अक्षांशीय विस्तार और देशांतर। 8 डिग्री 4 से उत्तर, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से 97-25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत का जो है विस्तार है। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 स्टेट। पहला आपका है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा गुजरती है राजस्थान से भी। जिस जिले से 70 पूर्वोत्तरी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। जिस जिले से, चलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। भारत के लगभग बीचों बीच कर्क रेखा जो है भारत को डिवाइड करता है। कर्क रेखा के आसपास गर्मी ज़्यादा रहती है, और गर्मी जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ पे ज़्यादा बरसात भी होगा, और वहाँ पे जैव विविधता भी ज़्यादा पाया जाएगा। मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु की मात्रा भी अधिक होती है। सिक्किम, सिक्किम राज्य भारत में 1975 में राज्य का दर्जा पाया था सिक्किम। चलिए थर्ड वाला ये जो टॉपिक है, कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा पूरे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट है कोलकाता है।
भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करने वाले अक्षांश 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा। देखिए, ये आपका मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये बीच से जो जाता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा जो डिग्री 0 होता है, अक्षांश, ये जो रेखाएं पैरेलल होती हैं इनको अक्षांश बोलते हैं। तो और ये जो ऊपर नॉर्थ में, इधर नॉर्थ साइड है आपका उत्तरी और इधर साउथ है दक्षिणी, तो यहाँ से जो 23.5 नॉर्थ में है उसे कर्क रेखा बोला जाता है, कर्क रेखा। और इधर 23.5 जो होगा उसे मकर रेखा बोला जाता है। तो विषुवत जो है ये बीच में रहता है, और ये जो कर्क रेखा आपका है ये भारत को लगभग 2 भागों में डिवाइड करता है और 8 राज्य से होकर जाता है, और ये 8 राज्य आपको भी बता दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है। इन राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा है? मणिपुर है। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली शहरों में से जून माह में के दिन अवधि अधिकतम होता है। तो दिल्ली में जून महीने में जो है अधिकतम गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? लगभग 2 घंटा। आपको पता होगा कि जो भारत देश है उसका सबसे पश्चिमी छोर गुजरात राज्य में पड़ता है और सबसे पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश में है। तो इनके बीच का जो समय का अंतराल है वो 2 घंटे का, 2 आवर्स का। अगर सूर्य का किरण सुबह यहाँ 4 बजे एएम पे सनराइज होता है, तो यहाँ पे 6 बजे पे वही सूर्य का किरण सनराइज होगा। 2 आवर्स का डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82:30 जो होता है पूर्वी देशांतर, तो इसमें से कह रहा है कि निकट है कौन से, तो रीवा जो है इसके निकट में। भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे तो 92 शिलांग पे समय, इसको छोड़िए। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की अवधि नहीं गुजरती है। कह रहा है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है किन राज्यों से इनमें से गुजरती है और किसमें नहीं गुजरती? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। देखिए ये यूपी से भी होके जाती है, यूपी के नैनी जो प्रयागराज में पड़ता है, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश से होके ये गुजरती है। 82:30 इलाहाबाद वही नैनी के पास से होकर गुजरती है। प्रमाणिक मध्याह्न रेखा जो है 82:30 पूर्वी देशांतर है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य जीएमटी में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे का।
जो भारत का समय है और जो ग्रीनविच मार्क टाइमिंग है, इन दोनों के बीच का जो समय का वो है वो 5.5 घंटे का। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात के कांडला में, आपको अभी पीछे बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर और गुजरात का सबसे पश्चिमी छोर के समय में लगभग 2 घंटे का फर्क होता है। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में पूछा जाए तो आप लगभग 2 घंटा का अंतर करके बता सकते हैं। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु मतलब कह रहा है जो इंडिया है उसका एकदम साउथर्न पॉइंट, साउथर मोस्ट पॉइंट जो है उसका क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है साउथर्न मोस्ट मतलब सबसे दक्षिण में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में। अंडमान निकोबार का जो भाग है ग्रेट निकोबार, उसी में बड़ा निकोबार है। ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार को ही बोलते हैं। यहीं पे दक्षिणतम पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। सबसे पूर्वी तो अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी गुजरात। भारत का सुदूर पूर्व पश्चिम का बिंदु है 68.7 पूर्वी। तो सबसे पश्चिम वाले जो बिंदु है उसका ये पूछा है। सीमावर्ती देश सत्य कथन है। असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। कह रहा जो असम राज्य है वो भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल जो है भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तो ये आपको याद होना चाहिए। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगी है। तो मणिपुर की जो है सीमा बांग्लादेश से नहीं लगी, बाकी के बांग्लादेश से सीमा लगा हुआ। बांग्लादेश की सीमा से अलग भारत के राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। सीमा से लगे तो ये जो बांग्लादेश है उसे लगे हुए मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य हैं। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती है। तो मेघालय का भूटान के साथ सीमा नहीं मिलता है। वह राज्य भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो मैक्सिमम बॉर्डर है वो म्यांमार देश से शेयर करता है। म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है असम की। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। पाकिस्तान, इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। इमरान खान यहाँ पीएम है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इस समय केंद्र शासित प्रदेश है। पूरे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश भारत का बन चुका है। राजस्थान और गुजरात। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो नेपाल से इन राज्यों का बॉर्डर लगता है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश की। अगर आपसे ये पूछा जाए प्रश्न कि जो भारत का बॉर्डर है सबसे ज्यादा स्थलीय मतलब जमीन के तौर पर दिखाया जाए, जमीन से किसका बॉर्डर लगा है, तो वो है बांग्लादेश का। असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करता है रेड क्लिफ रेखा। डूरन लाइन जो है भारत की सीमा और अफगानिस्तान के बीच की इंटरनेशनल लाइन है। भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है परवर्ती सीमा का। भारत चीन के मध्य उत्तर पूर्वी सीमांकन करने वाला राज्य है मैकमोहन। तो भारत और चीन के बीच इंटरनेशनल लाइन बोला जाए जो इन दोनों देशों को अलग करता है, मैकमोहन है। भारत पाकिस्तान के बीच बोला जाए तो रेड क्लिफ है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच कहा जाए तो डूरन लाइन है। अफगानिस्तान जो आपका है ये लैंड लॉक कंट्री है, अर्थात अफगानिस्तान के चारों तरफ जो देश हैं वो जमीन से इससे लगे हुए हैं। कोई समुद्री इसका बॉर्डर किसी से कहीं पे शेयर नहीं करता है। अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, लाहौस हो गया आपका एशिया में, मंगोलिया हो गया, तो ये सब जो है समुद्र से सीमा शेयर नहीं करते, इसे लैंड लॉक्ड आप कंट्री बोल सकते हैं। भारत और पाक, भारत श्रीलंका से अलग करना, पाक जल डमरू मध्य है, तो भारत और श्रीलंका के बीच का ये अलग करता है। नेपाल, भूटान व चीन की सीमाओं से मिलने वाले भारतीय राज्य सिक्किम है। तीनों ये जो नेपाल, भूटान और चीन है, तीनों से अपना सीमा जो शेयर करता है वो है सिक्किम। 1975 में भारत का राज्य बना और पूर्णतः जैविक राज्य है ये सिक्किम। तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं बांग्लादेश से घिरी भारतीय राज्य है त्रिपुरा। बांग्लादेश से त्रिपुरा जो राज्य है ये 3 साइड से घिरा हुआ है। भारत के प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेश में। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव भौगोलिक प्रभाव है। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। तो ये जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, इधर आपका इंडिया है, और साइबेरिया जो है रूस के साइड में, यहाँ से जो हवाएं आती है शीत वाली ठंडी, ये हवाएं को रोकने का काम करते हैं ये जो पर्वत है हिमालय की श्रेणियां। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होती है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। तो कह रहा है ये कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत में क्या संभावना होती होने का भौगोलिक प्रभाव। तो साइबेरिया से जो शीतलहरी ठंड हवाएं आती है वो आती हैं। सिंधु गंगा का मैदान जो इतना विस्तृत जलोढ़ मृदा से है, जो सिंधु गंगा के किनारे आसपास जो जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं वो नहीं होते। मानसून का जो
वर्तमान प्रतिरूप है वो भिन्न होता, थोड़ा अलग होता। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में सही है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। तो मेघालय पठार जो है वो दक्कन पठार का ही भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समवृत्ति में हुई। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। भारत के पश्चिम समुद्र तट का निर्माण हुआ है। पश्चिमी समुद्र तट भूमि के उत्थान व निर्गमन के कारण। सही सुमेलन करना, आपको मिलान करना है। दक्कन ट्रैप जो है आपका क्रीटेशियस आदि नूतन का है। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन का है। अरावली प्री कैम्ब्रियन और नर्मदा ताबी अत्यंत नूतन का है। जलोढ़ निक्षेप तो नहीं छोड़ रखा है। केरल का कुट्टानाड़ या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किस लिए? भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। यह फेओ द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। तो पूछा जाए केरल का कटोरा क्या है, तो केरल कुट्टानाड़ जो है धान का कटोरा है। केरल जो है भारत के दक्षिण राज्यों में से, इधर आपका केरल है तो इधर तमिलनाडु है। दक्षिण राज्य यहाँ की जो साक्षरता दर है अपने देश में सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं केरल में। केरल में ही आप जो मसाला है ये भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं या उत्पादित होते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती हैं। सही बात है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ये सही तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो हिमालय की नदियां हमेशा सतत वाहिनी है, मतलब हमेशा इनमें जल बहता है, जैसे आपका गंगा है, तो वहां का जो ग्लेशियर है उनके पिघलने के कारण ये सतत वाहिनी है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों से स्थित है। सही बात है। तो कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन का पुष्टि यहाँ पे कर रहा है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम सबसे पुराना जो है बृहद हिमालय श्रेणी से है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान कहा जाता है भावर। हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक पहाड़ियां हिस्सा है हिमालय का। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है सेनोजोइक प्लायोसीन युग में। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है लगभग 850 से 1200 मीटर के मध्य। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपथ की स्थिति का। तो शिवालिक जो श्रेणियां हैं इनके बाद ही भाबर क्षेत्र आता है। भाबर क्षेत्र उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणी हिस्सा नहीं है। किसका? उत्तर प्रदेश का।
हिमालय के तरुण वलित पर्वत अर्थात नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं गड़े गड्ढे, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के उत्तरदायी त्रिउढ़ाल पर्वत। लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि आपको दक्षिण से उत्तर की तरफ, साउथ से नॉर्थ में इनको एडजस्ट करना है या क्रम में लगाना है। तो पहले आपका शिवालिक आएगा, फिर आपका लघु आएगा, इसके बाद आपका महान आएगा। मतलब लघु हिमालय फिर महान हिमालय। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कहा जाए तो शिवालिक है और सबसे पुरानी कहा जाए तो अरावली आप बताएंगे। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। उच्चावच आकृति, तो पहला दक्षिण से आपको उत्तर की तरफ जाना है। पहला धौलाधर है, फिर जास्कर है, फिर लद्दाख है, फिर काराकोरम। अर्थात यहाँ देखा जाए पहले आपका काराकोरम आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर जस्कर, फिर धौलाधार। ध्यान रखिएगा ये नॉर्थ में है, ये साउथ में। तो काराकोरम जो है आपका नॉर्थ, सबसे नॉर्थ में है और धौलाधर सबसे साउथ में है। हिमालय से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी हैं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो यही चीज जो ऊपर था वही चीज यहाँ पे भी कर दिया गया है। पहले आपका काराकोरम आएगा, फिर लद्दाख, फिर जस्कर, फिर पीर पंजाल आएगा। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम बताइए। पूर्व से पश्चिम, तो इधर से आपको शुरू करना और इधर जाना है। हिमालय जो श्रेणी है उसमें बताना है। तो पूर्व में पहले आपका कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अनपुरा, फिर धौलाधीरा। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होती है कम। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय, तो पश्चिमी हिमालय में क्या है, ऊंचाई कम है, पूर्वी में ज्यादा है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तापमान में गिरावट के कारण, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत है। तो अगर देखें आप उत्पत्ति के हिसाब से तो सबसे नवीनतम जो है पटकाई श्रेणी या हिमालय का बोल सकते हैं। सबसे पुराना बोले तो आप अरावली को बता सकते हैं। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियां में संमिलित नहीं है, तो त्रिपुरा में पटकाई पहाड़ियां नहीं पाई जाती। फिर पंजाल श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कश्मीर घाटी स्थित है वृहद हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वह। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,850 मीटर से
8,848 तक है। हिमाचल पर्यायवाची है, मध्य हिमालय का। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणी स्थित है राजस्थान में। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। नर्मदा व तापी नदी के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा और तापी दोनों जो नदियां हैं, ये जो भारत देश है, तो इधर अगर आपका बंगाल खाड़ी इधर है और यहाँ अरब सागर है। तो नर्मदा और तापी जो है दोनों पश्चिमी छोर मतलब अरब सागर में आके गिर जाते हैं, पानी आके मिलते हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम: नल्लामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। तो सबसे दक्षिण में यहाँ पे अन्नामलाई पहाड़ी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी में। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में कॉफी के लिए बहुत ही ज्यादा ये फेमस है। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में। भारतीय समुद्रशास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम लगभग इतना किलोमीटर दूर तक नए 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 ऊंची पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम है रमन सागर पर्वत। अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है, अजंता पर्वत श्रेणी, जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। अजंता एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में ही पाई जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक व गोवा में पश्चिम घाट कहलाते हैं सह्याद्री। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम: सतमाला, पीर पंजाल, नागा पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी। उत्तर से आपको दक्षिण से उत्तर जाना था, तो सबसे दक्षिण में ये है, फिर सबसे उत्तर में। कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं वह है केरल और तमिलनाडु। सेवराव पहाड़ियां अवस्थित हैं तमिलनाडु में। बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियां और सतमाला पहाड़ियां में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है मांडव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी जो है मध्य भारत में है और मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में। महादेव पहाड़ी भाग है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। धूपगढ़ चोटी है सतपुड़ा रेंज में। रामगिरी की पहाड़ियां भाग हैं पूर्वी घाट और महेंद्र पर्वत का। माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल में और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है।
सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ सफल हुई थी, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको ताबेई। तो अगर भारत का पूछे तो बछेंद्री पाल आप बताएंगे, और विश्व लेवल पूछे तो जुंको ताबेई को बताएंगे। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है संतोष यादव। इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है संतोष यादव। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ चुके हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है केटू गाडविन आस्टीन। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है नेपाल और सिक्किम में। नंदा देवी जो चोटी है गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। गुरु शिखर जो राजस्थान में है। अरावली का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। तो अरावली का सबसे उच्चतम पूछा जाए तो गुरु शिखर को आप बताएंगे। अरावली सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम लगाना है। तो सबसे पूर्व में नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। गोसाई थान, कामेर, नंदा देवी त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है गोसाई थान। सही सुमेलित करिए। माउंट एवरेस्ट अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है। कोडाई कनाल पलनी पहाड़ियों का भाग है। उटक मंडल नीलगिरी पहाड़ी का। शिमला धौलाधार का। आज के लिए बस। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।